जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के अंबेडकर नगर में जमकर विरोधियों पर प्रहार किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जब जब भी एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाता है तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट अटैक और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी चाहती है कि अपराधियों पर कोई एक्शन ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे। और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात चलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो,
इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। उधर बात करते हैं बाढ़ और बारिश के कहर की, और तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं जहां पर बाढ़ बारिश का कहर इस तरीके से है कि बाढ़ में एक ही परिवार की महिला और पुरुष बह जाते हैं। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा से आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए जहां पर ये साबरकांठा गुजरात की तस्वीरें हैं। साबरकांठा में जहां पानी इतना नदी का चढ़ जाता है कि जो महिला पुरुष है एक ही परिवार के फंस जाते हैं। गाड़ी की छत पर बैठकर ये अपनी जान बचाते हैं। देखिए कैसे मदद के लिए लोगों को पुकार रहे हैं ये, और जिस पर ये बैठे हैं ये एक गाड़ी है जिस पर इन्होंने किसी तरह से खुद को बचाया, लेकिन चारों तरफ पानी इतना है कि नदी का पानी चढ़ जाता है, ये लोग फंस जाते हैं। गाड़ी की छत पर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश यहां पर करते हैं। पूरे देश भर में लगभग ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, लोग अपने घरों में फंस जा रहे हैं, तो कहीं रास्तों में क्या कुछ हालात हो जा रहे हैं। साबरकांठा गुजरात से तस्वीर जहां पर नदी में जो परिवार है वो फंस जाता है। दोनों महिला पुरुष अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं गाड़ी की छत पर बैठकर, और कैसे पानी पूरी गाड़ी के ऊपर से उतर रहा है, और दोनों आवाज लगा रहे हैं, मदद की गुहार लोगों से कर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं साबरकांठा गुजरात में, जहां पर एक परिवार पानी में कैसे फंस जाता है। नदी की धार जहां पर पानी इतना चढ़ जाता है कि उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों से मदद मांगते हैं। कैसे महिला और पुरुष छत पर बैठकर लगातार हाथ उठाकर लोगों से मदद मांग रहे हैं। कार की छत पर ये परिवार के दोनों सदस्य बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो असहाय दिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से रास्ता नहीं है कि नदी के अंदर घुसकर इन दोनों की जान बचाई जा सके। इसके बावजूद ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए लोगों को पुकार रहे हैं, हाथ उठाकर इशारा कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर वक्फ बिल पर आखिर धमकी क्यों, क्योंकि धमकी यहाँ पर एक सांसद की तरफ से दी गई। सांसद बदरुद्दीन अजमल का एक बयान सामने आया। अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों को बिरादरी की जरूरत है। और देखिए यहाँ पर वक्फ बिल पर
जो टिप्पणी आई है, उकसाने वाला बयान, क्योंकि ये सोने का नहीं कुछ करने का वक्त है। मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा की साजिश रची जा रही है, इसके अलावा कानून बनाकर जमीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की जा रही है। तमाम बयान, तमाम बातें बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कही गई है। और अब आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर लगातार टिप्पणियां जब की जा रही थी अन्य दलों की तरफ से भी, अब की बार सांसद बदरुद्दीन अजमल का ये बयान सुन लीजिए। वक्फ बिल जो है ये हमारे आपके आबा अजदाद की तमन्नाओं का मरकज है, नतीजा है। हजारों साल से, सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा जो जायदादें पूरे हिंदुस्तान में गली गली में कब्रिस्तान के नाम से, मदरसों के नाम से, मस्जिदों के नाम से वक्फ करके चले गए थे, वो आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बन चुकी है और उसके ऊपर नाजायज कब्जा हो रहा है। अपनों ने भी किया और गैरों ने भी किया। उसकी तरमीम के लिए नई हुकूमत ऐसा बिल लाई है कि इस मामले को खत्म ही कर देगी, मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये वक्त मुसलमानों के जागने का है। हम लोग गलियों में मुजाहरे करते हैं और हम लोग बड़े बड़े धरने दे देते हैं, लेकिन ये वक्त जब करने का वक्त है तो ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में सो रहे हैं। और अल्लाह के वास्ते ये प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी को अगर ये लोग हमारे हवाले कर दें तो हमें किसी से यूनिवर्सिटी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से मदरसों के चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, किसी के मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम बच्चों के मसाइल, रोजगारी के मसाइल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मसाइल, सब इसके अंदर इसका हल निकलेगा इंशाअल्लाह। भैया बात करते हैं असम की, जहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के खेल को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। दरअसल फर्जी आधार कार्ड जिस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए अब एनआरसी की अनिवार्यता असम में की गई और जिसके लिए कहा गया है कि अगर एनआरसी नहीं होगा तो आधार नहीं होगा। आपको बताएं कि लगातार कोशिश जो है वो देश के अंदर खासतौर पर म्यांमार और दूसरी तरफ बांग्लादेश से होती है और इसमें सबसे ज्यादा कोशिश आधार कार्ड के जरिए खुद को भारत का नागरिक बनाने की होती है, जिस पर बड़ी चोट हिमंता ने की है। देखिए। हिमंता का ऐलान, अब नई शर्त आधार। असम का चाहिए आधार, एनआरसी दिखाना होगा। हिमंता का स्ट्राइक, टेंशन में भाईजान। बांग्लादेश के निवासी लेकिन पहचान हिंदुस्तानी, दिल में म्यांमार और जेब में भारत का आधार। यह फर्जीवाड़ा पिछले एक दो नहीं बल्कि कई सालों से होता आया, लेकिन असम में आधार कार्ड का गोरख धंधा करने वालों के दिन लद गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। असम में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सूबे में आधार कार्ड बनवाने के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। सबसे पहले नियमों में हुए बदलाव को समझिए। नए आवेदकों को अपनी एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करनी होगी। असम में 1 अक्टूबर को नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। যেহেতু আমাৰ সকলো মানুহৰ আধাৰ হৈ গ'ল, নতুন মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি আধাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ টাফ আৰু আমি টান কৰিম। কিন্তু কনফিউজ হ'ব নালাগে, যি 9 লাখ বন্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে পাই যাব। এইখিনি আমি নতুনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমত অন্তত নতুন বিদেশী নাগৰিক অহাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। যোৱা এমাহত বৰ্ডাৰত কেইবাজনো বিদেশী নাগৰিক আমি ধৰাৰ কাৰণে আমি অলপ সাৱধান আৰু সচেতন হ'ব বিচাৰিছো। सीएम हिमंता ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि आधार कार्ड के लिए एनआरसी जरूरी होगा। अब सवाल उठता है कि असम सरकार को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा। दरअसल असम में 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। मोरीगांव में 101%, बोरपेटा में 103.74%,
धुबुरी में 103.48%। इसी को ध्यान में रखकर हेमंता सरकार ने ये काट निकाली है। हालांकि सीएम हेमंता ने साफ कर दिया है कि एनआरसी आवेदन नंबर जमा करना उन 9.55 लाख लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा जिनके बायोमेट्रिक लॉक कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।